तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक के फंक्शंस हम लोग पढ़ रहे थे। मैंने बोला थोड़ी देर में हम लोग मिलते हैं। तो सेंट्रल बैंक के फंक्शंस पढ़ते पढ़ते मैंने आपको सारे फंक्शंस पढ़ा दिए थे सेंट्रल बैंक के। सिर्फ एक फंक्शन बचा था सेंट्रल बैंक का, जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन था, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें डिटेल में पढ़नी थी। तो बस आज के इस लेक्चर में हम लोग उसी फंक्शन को पढ़ने वाले हैं। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई क्या होता है और सेंट्रल बैंक इसको कैसे कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, ये एक फंक्शन होता है सेंट्रल बैंक का, और इसी को हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था सेंट्रल बैंक के बारे में, और फिर हम उसके आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखेंगे सब लोग, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमने सबसे पहला फंक्शन देखा, इतना माशाल्लाह इतना मोटा मार्कर। सबसे पहला सेंट्रल बैंक का फंक्शन देखा, करेंसी अथॉरिटी। हमारे देश में सारे नोट्स जो भी इशू होते हैं, 1 रुपये के नोट को छोड़कर, सारे कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करता है। बैंकर्स बैंक एंड गवर्नमेंट्स बैंक, गवर्नमेंट्स बैंक गवर्नमेंट के बैंक की तरह भी काम करता है, गवर्नमेंट के एजेंट की तरह भी काम करता है, गवर्नमेंट के ट्रस्टी की तरह भी काम करता है, और गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव की तरह भी काम करता है, मतलब गवर्नमेंट के लिए काम करता है क्योंकि बनाया गवर्नमेंट ने। तीसरा, बैंकर्स बैंक, जितने भी बैंक है देशों में उन सब का बैंक है, एंड सुपरवाइज़र। और बैंकर्स बैंक के अंदर वो क्या काम करता है? 3 काम आते हैं जो अलग से भी फंक्शन की तरह पूछे जा सकते हैं। इसको अलग से भी फंक्शन की तरह पूछा जा सकता है इन 3 कामों को। एक तो था कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, ऑफ कैश रिजर्व। दूसरा, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। और तीसरा, क्लियरिंग फंक्शन। ये तीनों ही फंक्शन अलग अलग तरीके से भी पूछे जा सकते हैं, इनको भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है 7th फंक्शन, जिसको आप लोग नाम दे सकते हैं कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। अब सबसे पहले तो ये एंड क्रेडिट, सबसे पहले तो हमें ये समझना है मनी सप्लाई को कंट्रोल क्यों करना है। वाई वी नीड टू कंट्रोल द मनी सप्लाई, जितनी है रहने दो ना, तो इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत क्या है। देखिए, आपको पता होगा, मनी को छोड़ दो, सिर्फ सप्लाई की बात करते हैं। किसी भी चीज़ की सप्लाई ले लो आप, मार्केट में किसी भी चीज़ की सप्लाई ले लो, अगर किसी भी चीज़ की सप्लाई कम हो जाएगी तो उसकी प्राइजेस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं, अपने आप उसके प्राइजेस बढ़ जाते हैं। जैसे अपने देश में अभी ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई कम हुई तो उनके प्राइजेस आसमान छू लिए। हमारे देश में वो मेडिसिन की सप्लाई कम हुई, वेंटिलेटर्स की सप्लाई कम हुई, उनके प्राइजेस आसमान छू लिए। समझ रहे हो? जिस चीज़ की सप्लाई कम होती है, जो चीज़ रेयरली अवेलेबल होती है मार्केट में, वो हमेशा कॉस्टली होती है। बस शर्त यह है उसका यूज़ होना चाहिए, मतलब वो बहुत ही यूज़फुल चीज़ है और वो बहुत ही कम पाई जाती है मार्केट के अंदर, तो वो बहुत ही कॉस्टली हो जाती है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर का एग्जांपल ले लिया। और कोई भी चीज़ जिसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसके प्राइजेस अपने आप नीचे आ जाते हैं। ये तो लॉ है, सीधा सीधा सप्लाई लॉ का डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन प्राइस के साथ जब सप्लाई को देखा जाए तो इनडायरेक्ट रिलेशन निकलता है कि सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइसेस नीचे आ जाएंगे। हाँ, प्राइस बढ़ेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होंगे तो सप्लाई कम होगी, ये लॉ है। लेकिन इसका ऑपोजिट भी होता है कि सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस कम हो जाएंगे, और सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ जाएंगे। जहाँ पर इसको इसके साथ रिलेट किया है, यहाँ पे इसको इसके साथ रिलेट किया है। फिलहाल आपको इसको लॉजिक नहीं लगाओ, यहाँ पे सीधे सीधे समझो कि सप्लाई बढ़ने से प्राइस कम हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल ले सकते हो टमाटर। अभी मार्केट में बहुत तेज़ टमाटर आ रहे हैं,
बहुत ज़्यादा टमाटर आ रहे हैं, तो इतने ज़्यादा टमाटर आ रहे हैं कि वो 10 के 1.5 किलो बिक रहे हैं, मतलब 10 के 2 किलो भी बिकने लगेंगे। मतलब ये कह लो कि 5 रुपीज़ के जी भी टमाटर हो जाएंगे। और वही टमाटर जब मार्केट में सप्लाई उनकी कम हो जाएगी तो 80 रुपीज़ के जी भी हो जाएंगे। सेम चीज़ है, चीज़ वही है, सिर्फ कीमत उनकी कम ज़्यादा होगी। कैसे? ऑल बिकॉज ऑफ सप्लाई। वही ऑक्सीजन सिलेंडर पहले 4,000 रुपये का में मिलता था, आज वही सिलेंडर 40,000 रुपये में भी नहीं मिल रहा है, बिकॉज ऑफ द सप्लाई। पहले सप्लाई थी तो प्राइस कम थे, अब सप्लाई कम हो गई तो सब प्राइस ज़्यादा हो गए। वैसे ही बात करते हैं हम मनी के साथ, वैसे ही अब बात करते हैं मनी की सप्लाई के साथ। अगर इकॉनमी में मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो किसी भी चीज़ की सप्लाई बढ़ती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है कि ज़्यादा हो जाती है? अभी मैंने बताया सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइसेस कम हो जाते हैं, उसका मतलब है उसकी वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है। वैसे ही अगर इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो मनी की जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी। और मनी की वैल्यू कम होने का मतलब ये है कि आपको वही सामान खरीदने के लिए अब ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हो कि पहले आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं हुआ करते थे, आप मुश्किल से दिन का आपको 20-30 रुपये मिलते थे, तो आप बड़े आराम से वो 20-30 रुपये खर्च करते थे। बहुत सोच समझ के खर्च करते होंगे, कहाँ पे मैं करूँ कहाँ पे ना करूँ, और आप अनाप शनाप चीज़ें तो बिल्कुल खरीदते नहीं होंगे। अब जब आपके पास पैसा आ जाता है तो आप फिर सोचते हो अब इसको पैसा कहाँ पे खर्च करूँ, क्या चीज़ें खरीदूँ, तो फिर आप लोग उन चीज़ों को भी खरीदना शुरू कर देते हो जिनकी चीज़ों की ज़रूरत आपको नहीं होती है। और जहाँ तक कि कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो महंगी भी मिल रही होती हैं तो भी आप खरीदने लगते हो। बल्कि मान लो एक सामान है आपके पास 100 रुपये है और इस व्यक्ति के पास भी 100 रुपये हैं, फालतू पड़े हुए हैं, और दोनों का मन हुआ चलो क्या करते हैं, गर्मी बहुत पड़ रही है, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। अब दोनों लोग एक साथ कोल्ड ड्रिंक वाली दुकान पर पहुंच गए। अब उसके पास सिर्फ एक ही थम्स अप बची हुई थी। अब थम्स अप की कीमत तो 15 रुपये है। दुकानदार बोला एक ही है, अब बताओ कौन लेगा? बोले नहीं मुझे चाहिए। ये बोला मुझे चाहिए। बोले एक ही है, बता दो कौन लेगा। तो वो दोनों लड़ने लगे। तो दुकानदार ने तरीका क्या निकाला, जो मुझे इसकी ज़्यादा कीमत दे देगा वो ले जाओ, मेरे पास तो एक ही है। तो देखो सप्लाई कम थी इस चीज़ की, अब प्राइस कैसे बढ़ रहे हैं, और मनी की सप्लाई ज़्यादा है, दोनों के पास पैसा बहुत है। तो ये बोला चलो एक काम करो, मैं 20 देने के लिए तैयार हूँ, ये बोला मैं 25 देने के लिए तैयार हूँ, बोला मैं 30 देने के लिए तैयार हूँ, ये बोला मैं 50 देने के लिए तैयार हूँ। तो अपने आप वही चीज़ 15 रुपये से 50 रुपये में पहुँच गई, और चीज़ वही थी, बस पैसे की वैल्यू कम हो गई। उतना ही सामान लेने के लिए पहले बिल्कुल थोड़ा सा वैल्यू देना पड़ रहा था क्योंकि इज्जत बहुत ज़्यादा थी उन 15 रुपये की, लेकिन जैसे ही वो पैसा बहुत ज़्यादा आया उसकी इज्जत बिल्कुल कम हो गई। उसी 15 रुपये की चीज़ की इज्जत 50 रुपये के बराबर की इज्जत हो गई। आ गया समझ में? तो इसकी वैल्यू नहीं बढ़ गई है, कोल्ड ड्रिंक की वैल्यू नहीं बढ़ गई है, आपके रुपए की वैल्यू कम हो गई है क्योंकि रुपया बहुत ज़्यादा था। जब भी किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ती है तो उससे उस चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है। वैल्यू आप सीधे देखो यार, जिस व्यक्ति को तुम जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो वो लाइफ में सबसे ज़्यादा वही इग्नोर मारेगा। सीधी बात है, वही है कि जितनी ज़्यादा आप मार्केट में मनी सप्लाई करोगे उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, उतनी ज़्यादा वो भाव आएगी। सीधी बात, उसकी वैल्यू उतनी कम, किसी काम की नहीं रहेगी। अब यहाँ पर जब वैल्यू कम हो रही है तो अब क्या किया जाए? मनी सप्लाई अगर बढ़ेगी तो वैल्यू कम होगी, और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? वैल्यू कम होने का रिजल्ट ये निकलता है कि मार्केट में आ जाता है इन्फ्लेशन। मार्केट में सिचुएशन अराइज होती है इन्फ्लेशन की सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हर एक चीज़ के दाम बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे वही सरसों का तेल पहले 40-70 रुपये किलो मिलता था, आज वही सरसों का तेल 180 रुपये किलो मिल रहा है। ये हालत हो जाते हैं देश के अंदर, इन्फ्लेशन एकदम से आसमान छूने लगती है। वही चीज़ सब पैसा बढ़ जाने की वजह से, पैसा बढ़ जाने की वजह से महंगे दामों पर बिकना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप उसको ज़्यादा में ख़रीदने के लिए तैयार हो, और आपको वो ख़रीदना तो है ही है, तो सामने वाला उस चीज़ की ज़्यादा कीमत लगाता है, तो इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। अब सीधी बात है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो मार्केट में चीज़ों के प्राइसेस भी बढ़ेंगे, मार्केट में जनरल प्राइस लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, इसी को इन्फ्लेशन ही बोलते हैं। बहुत ख़तरनाक कंडीशन है ये तो। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो गरीब आदमी, उसकी तो इनकम नहीं बढ़ रही है, तो वो तो उस महंगे दाम पे सामान खरीद नहीं पाएगा। जो व्यक्ति पहले 50 रुपये कमाता था आज भी वो 50 ही कमा रहा है, लेकिन तेल पहले 70 का आता था 180 का आ रहा है, वो कैसे ले पाएगा? उसके लिए तो दिक्कत हो गई। तो पुअर व्यक्ति, इससे जो देश के गरीब लोग होते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। बात तो बहुत पते की है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो क्या करना पड़ेगा?
मनी सप्लाई को किसी तरीके से कम पे लाना पड़ेगा। जो मार्केट में लोगों के पास बहुत सारा पैसा भर भर के पड़ा हुआ है उसको कम करना पड़ेगा। मार्केट से पैसे की सप्लाई को खींचना पड़ेगा ताकि मार्केट में पैसे की थोड़ी शॉर्टेज हो जाए, तो लोगों को उस चीज़ की वैल्यू समझ में आ जाए, और उसकी वैल्यू समझ में आएगी तो लोग कम पैसा खर्च करेंगे, कम चीज़ों की डिमांड करेंगे, और कम चीज़ों की डिमांड करेंगे तो कम खरीदेंगे, कम खरीदेंगे तो कम अपने आप वो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। अब कोई दुकानदार है, उसका सामान कोल्ड ड्रिंक बोल रहा है, बिकी नहीं रही है, कोई नहीं आ रहा खरीदने के लिए क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं, तो बोलेगा एक काम करो 15 की जगह 10 में ले जाओ, ऐसा भी होने लगेगा। तो अपने आप चीज़ों के दाम कम होना शुरू हो जाएंगे। तो मनी सप्लाई होने का पहला असर ये होता है कि उससे मनी की वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है, और इन्फ्लेशन जो होता है वो मार्केट में बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन जो होता है मार्केट में बढ़ जाता है। दूसरी कंडीशन, अगर मनी सप्लाई मार्केट में कम है, अगर मनी सप्लाई मार्केट में कम है तो इसका मतलब क्या है? लोगों के पास पैसा ही नहीं है खर्च करने के लिए। अब लोग पैसा खर्च कहाँ से करेंगे? तो जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा खर्च करने के लिए तो लोग पैसा ही नहीं खर्च करेंगे। इससे क्या होगा? इससे कंडीशन खतरनाक वाली निकल कर आती है, डिफ्लेशन की कंडीशन। ये उससे भी बुरी कंडीशन है। इन्फ्लेशन तो फिर भी मार्केट में थोड़ा बहुत होना चाहिए, बोलते हैं 2% से लेके 6% के बीच में इन्फ्लेशन होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा दाम बढ़ना चाहिए, तभी लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, थोड़ी सी तरक्की भी होगी। लेकिन इससे ज़्यादा जाता है तो दिक्कत की बात होती है। लेकिन डिफ्लेशन तो बहुत बुरी कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? सोचो, तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है, जैसे आज की डेट में है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है। आज की डेट में लोगों के पास पैसा नहीं है क्योंकि इनकम नहीं है, जॉब नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, पैसा कमा नहीं पा रहे, लॉकडाउन लगा हुआ है। अब तो लोग क्या कर रहे हैं? ज़्यादा चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं या कम चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं? वो डिमांड बढ़ा रहे हैं या डिमांड कम कर रहे हैं? और वो लोग क्या कर रहे हैं? डिमांड कम कर रहे हैं। और जब चीज़ें खरीदेंगे ही नहीं तो चीज़ों के दाम क्या होंगे? दाम कम होने लगेंगे। इसका मतलब क्या है? मनी की वैल्यू बढ़ने लगेगी। जो चीज़ कम होती है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जो चीज़ बहुत मुश्किल से मिलती है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। अक्सर ऐसा होता है, आपको जो चीज़ बड़ी कठिनाइयों से मिली हो, बहुत मुश्किल से मिली हो, आपको उस चीज़ की बहुत ज़्यादा इज्जत होगी। और जो चीज़ आपको फॉर ग्रांटेड मिल गई हो, आपको उस चीज़ की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं। जैसे आपको खाना बड़ी फ्री में मिल जाता है तो आपको उसकी कोई टेंशन नहीं, आप फेंक रहे होते हो, बर्बाद कर रहे होते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। लेकिन जिन लोगों को बड़ी मुश्किल से नसीब होता है, उनसे एक एक दाने की कीमत पूछ लो, तो उनके लिए उस चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। वैसे जिसके पास मनी की बहुत ज़्यादा है उसके पास उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बोलते हैं मनी इज़ नॉट एवरीथिंग इन ए लाइफ। उन लोगों के कोट ऐसे होते हैं, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग इन लाइफ, हैप्पीनेस इज़ समथिंग। कुछ खुशियाँ नाम की भी चीज़ होती हैं। भाई साहब, जो लोग ऐसा कोट बोलते हैं उनके पास बहुत सारा पैसा है, तो बाकी गरीब लोग उनको देखकर क्या बोलते हैं? तुम्हारे पास एक्स्ट्रा तो हमें दे दो, क्योंकि हमें तो ज़रूरत है, हमारे पास तो है नहीं। तो उनके लिए उस चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। कुछ लोगों के पास तो 2 वक्त का खाना खाने के लिए पैसा नहीं होता, तो उनके पास अगर 5 रुपये भी उन्हें मिल जाते हैं तो उनके लिए 5 रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। और हमारे 5 रुपये अगर घर में गिर जाए तो हम उठाते नहीं हैं, अरे डले तो रहने दो, बाद में उठा लेंगे। समझ रहे हो फीलिंग? तो वैसी मनी की वैल्यू है। मनी सप्लाई जैसे ही कम होगी, तुम्हारे पास पैसा ही जैसा कम होना शुरू होगा, आपको उसकी इज्जत करना समझ में आने लगेगा। आपको उसकी इज्जत समझ में आ जाएगी कि पैसा कैसे कम हो रहा है। तो अब बात ये आती है कि जब पैसा कम हो रहा है तो डिफ्लेशन हो रहा है, पैसे की वैल्यू बढ़ गई है। अब डिफ्लेशन की वजह से मार्केट में जब लोगों के पास पैसा नहीं है तो डिमांड जो गुड्स की हैं वो कम हो रही हैं। अब लोग गुड्स खरीद नहीं रहे, और जब गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी तो इसका असर ये होगा कि वो मैन्युफैक्चर भी कम होंगे, उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी कम कर दी जाएगी। अब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो बहुत सारे लोगों को जॉबलेस कर दिया जाएगा। जब मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं करेंगे तो जॉब से निकाल दिया जाएगा। इससे क्या आएगा? अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। इससे एक और कंडीशन निकल के आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट। और जब बेरोजगारी निकल के आएगी तो और ज़्यादा गरीबी आएगी, और ज़्यादा पैसे की कमी हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से मनी सप्लाई और कम हो जाएगी, और कमी हो जाएगी तो डिमांड और कम हो जाएगी, तो और डिमांड कम हो जाएगी तो और बेरोजगारी बढ़ जाएगी, और बेरोजगारी बढ़ जाएगी तो मनी सप्लाई और कम हो जाएगी, मनी सप्लाई और कम हो जाएगी तो डिमांड और कम हो जाएगी, तो सब कुछ कम होता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी, इकनॉमी भट्टा बैठ जाएगा, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा इकनॉमी में, और सब लोग बेरोजगार, सब लोग गरीब लाचार बैठे होंगे। किसी के पास ना तो सामान होगा खरीदने के लिए, खाना होगा। ये हालात हो जाएंगे अगर मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो। समझ रहे हो दोनों भावनाएं? कितने बुरे हालात हो जाते हैं दोनों के। और डिफ्लेशन तो बुरा ही, ज़्यादा ही बुरा है। इन्फ्लेशन तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन डिफ्लेशन तो ज़्यादा ही बुरी कंडीशन में ले जाता है। तो अब क्या किया जाए? अब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों ही किससे जुड़े हुए हैं? मनी सप्लाई से। अगर
मनी सप्लाई ज़्यादा है तो मार्केट में इन्फ्लेशन है, और मनी सप्लाई कम है तो मार्केट में डिफ्लेशन है। और मनी सप्लाई को क्या करना है, बैलेंस करना है। और इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया जाता है, इस इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को बैलेंस करने के लिए मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। और इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आरबीआई। आप समझ में आया आरबीआई क्या करता है, आरबीआई इसी मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करता है। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। लेकिन आरबीआई कंट्रोल करता कैसे है, क्या सिर्फ आरबीआई इसको कंट्रोल करता है? तो हम लोग मनी सप्लाई को कंट्रोल नहीं करते, हम लोग इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। और इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने का तरीका है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। तो ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने दो, मतलब कि हमारे देश में दो सिस्टम है, दो तरीके से मार्केट में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। कैसे किया जाता है वो मैं आपको समझाता हूँ। एक करता है ये और एक करता है ये। अरे यार, एक करता है ये और एक करता है ये। कौन कौन करता है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल? हमारे देश में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करता है गवर्नमेंट। एक तो गवर्नमेंट करती है और एक करती है सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, और जिसमें हम लोग सेंट्रल बैंक के नाम से क्या जानते हैं, आरबीआई हमारे देश का। गवर्नमेंट जिस तरीके से इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है उसको बोलते हैं सरकार की फिस्कल पॉलिसीज़। क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसीज़। इनकी चर्चा अभी एक जगह और करेंगे आगे जाकर। सरकार उसकी चर्चा कर, मतलब कि सरकार कैसे कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को अपनी फिस्कल पॉलिसीज़ के तहत। और आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है, अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज़ के तहत। मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं आरबीआई की, मौद्रिक नीतियाँ, उसके तहत कंट्रोल करता है। अब आरबीआई के पास मॉनेटरी पॉलिसीज़ के अंदर भी दो तरह के टूल्स होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसीज़ के अंदर आरबीआई के पास कुछ टूल्स होते हैं, और वो टूल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स, और एक होते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। एक होता है क्वांटिटेटिव नंबर्स के हिसाब से और एक होता है क्वालिटी के हिसाब से। तो इन दो तरीके से आरबीआई भी कंट्रोल करता है। अब पहले बात कर लेते हैं ज़रा क्वांटिटेटिव टूल्स के बारे में कि ये कौन से टूल्स होते हैं। इन्हीं क्वांटिटेटिव टूल्स को मैं अब आपके सामने एक्सप्लेन करना शुरू करूँगा एक एक करके। इन्हीं सभी क्वांटिटेटिव टूल्स को मैं एक्सप्लेन करूँगा। मैं एक बार नाम लिख देता हूँ वैसे सभी के, CRR, SLR, RRBR, और एक और लिख लो इसमें RRR। बोले सर ये क्या बोल रहे हो, एक एक करके इनको देखेंगे। क्वांटिटेटिव टूल्स के बारे में भी बताऊंगा, पहले इनके बारे में सारा देख लेते हैं, इनको समझ लेते हैं। मिनट का ब्रेक ले लेने दो, सांस भूल गई। उसके साथ साथ जब तक इसको खोल लेते हैं। हिम्मत तो बिल्कुल नहीं है आज, लेकिन फिर भी काम करना पड़ रहा है। तो इन्हीं सब की बात मैं आपके सामने करने वाला हूँ। इनके टूल्स के नाम भी बता देता हूँ।
इनके टूल्स में सबसे पहला आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट। दूसरा आता है मॉरल सजेशन, मॉरल सजेशन। और एक आता है क्रेडिट रेशनिंग, क्रेडिट रेशनिंग बोलते हैं इसको, रेशनिंग अंडर सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ये कुछ इनके बारे में डिटेल में देखेंगे, सबके बारे में। पहले हम लोग इनके बारे में देख लें जो मेन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये CRR, SLR, RR, BAR। ये चार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक एक करके इन्हीं टूल्स के बारे में समझते हैं। ये सब समझ रहे हो ना, कौन सा फंक्शन है RBI का? ये फंक्शन है RBI का कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। और RBI कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, वो उसके पास टूल्स हैं। एक क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, क्वालिटेटिव टूल्स है। क्वांटिटेटिव टूल्स में कौन सा टूल है? सबसे पहला टूल है CRR, जिसको हम लोग नाम से जानते हैं कैश रिजर्व रेशो। क्या होता है कि जितना भी पैसा हम बैंकों के पास डिपॉजिट करते हैं, जो भी पैसा हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, अरे भैया चल जा अब, जो भी पैसा हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक को उस डिपॉजिट का कुछ हिस्सा अपने पास साइड पर निकालना पड़ता है और बाकी हिस्से को बैंक क्या कर सकता है, लोन की फॉर्म में दे सकता है। अपने पास रिजर्व में रखना पड़ता है। अब भैया ये रिजर्व में क्यों रखना पड़ता है? अब देखो यार, लोग बैंक पैसा जमा कर रहे हैं तो कुछ लोग निकालने के लिए भी आते हैं। तो RBI चाहता है कि बैंक के पास कम से कम इतना पैसा तो हो कि वो अपने डेली कस्टमर्स की नीड्स को पूरा कर सके। जो लोग निकालने आ रहे हैं पैसा, कम से कम उनको पर्याप्त पैसा मिल सके। अगर बैंक सारा का सारा लोन की फॉर्मेट में दूसरों को दे देगा तो बैंक के पास क्या रहेगा डेली ट्रांजेक्शन्स को हैंडल करने के लिए, डेली लोगों की नीड्स को पूरा करने के लिए बैंक के पास पैसा कहाँ से आएगा? तो इसलिए बैंक क्या करता है, RBI क्या करता है, इनको बोलता है कि आपको अपने पास रिजर्व मेंटेन करके रखना है। अब रिजर्व कितना मेंटेन करना है ये RBI बताता है कि आपको CRR कैश रिजर्व रेशो कितना मेंटेन करना है। फ़िलहाल तो ये बहुत कम चल रहा है। पहले तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए आपने डिपॉजिट किया 1 लाख रुपया, आपने 1 लाख रुपये डिपॉजिट किया और CRR चल रहा है एग्जाम्पल के तौर पर 10%। तो बैंक वालों को अपने पास 10,000 रुपया बचा कर रखना पड़ेगा और बैंक वाले 90,000 का लोन दे सकते हैं। सिंपल सी बात है, बैंक वाले 90,000 का लोन दे सकते हैं और 10,000 रुपये उन्हें अपने पास बचा कर रखना पड़ेगा। ये CRR है। लेकिन थोड़ी सी समस्या है। अगर RBI ने चाहा और इस रेट को 30% कर दिया तो अब बैंक वालों को अपने पास कितना बचा कर रखना पड़ेगा? 30,000 बचा कर रखना पड़ेगा। और लोन कितना दे पाएंगे मार्केट में? 70,000। अब बताओ, यहाँ पर मनी सप्लाई कम है और यहाँ पे मनी सप्लाई ज़्यादा है और यहाँ पे मनी सप्लाई अपने से मार्केट में कम हो गई। RBI ने क्या घुमाया? सिर्फ एक छोटा सा पत्ता घुमाया, सिर्फ CRR का रेट बढ़ा दिया कि बैंक वालों को अपने पास कितना पैसा बचाकर रखना पड़ेगा। अगर बैंक वालों को अपने पास ज़्यादा पैसा बचाकर रखना पड़ेगा तो अगर बैंक वालों को अपने पास ज़्यादा पैसा बचाकर रखना पड़ेगा तो वो लोग लोन में पैसा कम दे पाएंगे और जब वो लोग लोन में पैसा कम दे पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है लोगों को मार्केट में लोन कम मिलेगा और जब लोन कम मिलेगा तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। वहीं पे RBI को लगता है कि अब मनी सप्लाई को बढ़ा देना चाहिए तो RBI क्या कर देगी? इसी रेट को कम कर देगी। रेट को कम कर देगी तो बैंक वालों को अपने पास रिजर्व में कम पैसा रखना पड़ेगा और बैंक वाले अब लोन ज़्यादा दे पाएंगे तो इससे मार्केट में क्या होगा? मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। कितना खतरनाक खेल है, सिर्फ एक CRR कैश रिजर्व को मेंटेन करके।
आज के डेट में CRR कितना चल रहा है वो हम लोग अभी गूगल करके आपको दिखा देते हैं। मैं आपको गूगल करके दिखा देता हूँ कि अभी CRR कितना चल रहा है। फिलहाल CRR के जैसा ही एक और है, उसको भी देख लेते हैं, फिर दोनों का रेट एक साथ देख लेंगे करंट क्या चल रहा है। पहले तो कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लें तो समझ में आ गया होगा। CRR का रेट अगर बढ़ गया, अगर CRR का जो रेट है अगर वो बढ़ा दिया जाता है तो क्या होता है, बैंक वालों को अपने पास रिज़र्व ज़्यादा रखना पड़ता है। इसका मतलब बैंक वाले अपना लोन कम दे पाएंगे। इसका मतलब मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। इसका मतलब मार्केट में इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, पैसा कम होगा तो इन्फ्लेशन कम होगा, और मार्केट में इसका मतलब है डिफ्लेशन बढ़ना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। जब पैसा ही नहीं होगा तो लोग पैसा समझ कहाँ से खरीदेंगे। तो अगर ज़्यादा कंट्रोल कर लिया तो इन्फ्लेशन की जगह डिफ्लेशन आ जाएगा। फिर तो समस्या समझ रहे हो, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, बीच में फंस गया हमारा चवाई। दूसरे नंबर पे आता है SLR, एक और टूल है, अभी इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। अच्छा, इसका उल्टा तो किया ही नहीं हमने, पहले उल्टा भी देख लेते हैं। अगर यही रेट कम कर दिया जाए तो बैंक वालों को अपने पास रिज़र्व जो है वो कम करने पड़ेंगे। इसका मतलब बैंक वाले लोन ज़्यादा दे पाएंगे। इसका मतलब यह है मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी। इसका मतलब यह है कि डिफ्लेशन कम हो जाएगा, और इसका मतलब यह है कि इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे इन्फ्लेशन भी बढ़ने लगेगा। गजब लॉजिक है, कहाँ से चीज़ें कहाँ पर कनेक्ट हो रही। समझ में आ गया पहला टूल। ऐसे दूसरा टूल है SLR। इसलिए तो मैंने कहा था इसको आराम से पढ़ेंगे। SLR का पूरा नाम होता है स्ट्रेचुरी लिक्विडिटी रेशो। स्ट्रेचुरी स्पेलिंग देख लीजिए, STATUTORY, स्ट्रेचुरी लिक्विडिटी रेशो। SLR। अब इसका भी कॉन्सेप्ट समझते हैं। चलिए, SLR स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो। तो जैसा मैंने बताया कि हम जितना पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, जितना पैसा हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक वालों को उसका कुछ हिस्सा अपने पास बचा कर रखना पड़ता है एज ए रिज़र्व में, और कुछ पैसा बैंक लोन में दे सकता है। CRR में था। अब जो रिज़र्व बनाने पड़ते हैं ना बैंक को, वो दो होते हैं। एक CRR का रिज़र्व होता है और एक SLR का रिज़र्व होता है। अब आई समझ में। मैंने तो पहले सीधे सीधे बता दिया कि कुछ पैसा अपने पास बचा कर रखना पड़ेगा, लेकिन जो ये रिज़र्व है ये दो तरीके के बनाने पड़ते हैं। एक CRR का रिज़र्व होता है और एक SLR का रिज़र्व होता है। CRR को तो मैंने बता दिया कि बैंक वालों को अपने पैसा जो भी डिपॉजिट आता है उसका कुछ पैसा कैश में रखना पड़ता है। सीधी सीधी बात है, उसका नाम ही है क्या है, कैश रिज़र्व रेशो। वो बात ही किसकी कर रहा है, कैश की बात कर रहा है। तो बैंक वालों को अपने पास कुछ पैसा कैश में रखना पड़ेगा ताकि वो कौन सी ट्रांजेक्शन्स को फेस कर पाए, कैश ट्रांजेक्शन्स को पूरा कर पाए। तो उस पैसे को जो बचा कर रखना पड़ेगा वो कैश में रखना पड़ेगा। और कुछ पैसा बैंक वालों को SLR का भी रिजर्व बनाना पड़ेगा, स्ट्रेचुरी लिक्विडिटी रेशो। तो मतलब यहाँ पर जो पैसा निकाल कर रखा जाएगा उस पैसे को कैश में नहीं रखना पड़ेगा। मतलब आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आप इसको किसी लिक्विड एसेट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो लिक्विड एसेट्स कौन सी होती हैं जो एक दिन के अंदर कैश में कन्वर्ट हो सके। उन एसेट्स को खरीद सकते हो, बैंक वाले उन एसेट्स को खरीद सकते हो, और जब ज़रूरत पड़े उसको बेच कर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। एटलीस्ट इससे बैंक वालों को कुछ ना कुछ इनकम हो जाती है। इसीलिए मैं आपको समझाता हूँ कि बैंक वालों को अब इनसे भी इनकम क्यों चाहिए। ऐसा समझते हैं कि देखिए, ये आप थे और आपने इस बैंक में 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया है, तो बैंक वाले क्या करेंगे, इस पूरे 1 लाख पर आपको इंटरेस्ट देंगे। बिल्कुल देंगे, बैंक वाले इंटरेस्ट देंगे। मान लीजिए आपने FD करवाया था और बैंक वाले इस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं 7%,
तो पूरे साल का बैंक वालों को इस 1 लाख पे कितना देना है? 7,000 देना है। किन देना है? हाँ सर बिल्कुल देना है, बैंक वालों को पूरे साल का 7,000 रुपये देना है। अब बैंक इसी 1 लाख रुपये को आगे लोन में दे सकता है। हाँ लोन में दे सकता है, लेकिन पूरा नहीं दे सकता, पूरा नहीं दे सकता। कुछ पैसा बचा कर रखना है। मान लो 20% बचाना है टोटल, तो 20,000 अपने पास बचाना पड़ेगा। अब बैंक वाला आगे जो लोन देगा सिर्फ 80,000 पे देगा, और बैंक वाले को जो आगे से इंटरेस्ट मिलेगा वो सिर्फ 80,000 पे मिलेगा। तो 20,000 रुपये का जो बैंक वालों को लिए पूरा पूरा लॉस है। यस पूरा पूरा लॉस है, क्योंकि 20,000 पे तो इंटरेस्ट कुछ मिल ही नहीं रहा है, वो तो अपने पास बचा कर रखना है। सिर्फ बाकी जो कमाई हो रही है वो तो 80,000 पे हो रही है। बाकी कमाई जो हो रही है वो तो 80,000 पे हो रही है। वो बात अलग है कि बैंक इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज करेगा और देगा थोड़ा सा कम, 15% 12% चार्ज करेगा, लेकिन एटलीस्ट उसका ये 20,000 तो फालतू गया ना, जो पैसा है इनकम तो उस पर पूरी पे होनी चाहिए। एटलीस्ट उसको इंटरेस्ट तो इस पर देना ही पड़ रहा है ना, इस 20,000 पे भी तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। भले ही उसको यहाँ से कमाई थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो बैंक के सिर्फ इतने से के लिए बैठा है। बैंक को प्रॉफिट नहीं चाहिए क्या? बैंक प्रॉफिट के लिए काम करता है। उसके कितना सारा स्टाफ लगा होगा, कितने एम्प्लॉयज़ होंगे, कितने सारे ब्रांचेस होंगे, हर जगह पे उसे प्रॉफिट चाहिए। तो फिर क्या किया जाएगा? फिर क्या किया जाएगा? समझो ना बात को, कि बैंक वालों को अपने पास कुछ पैसा बचा कर रखना है, और अगर ज़्यादा पैसा बचा कर रखना पड़ा तो बैंक तो दिवालिया हो जाएगा, बैंक को कमाई नहीं होगी। तो फिर सरकार ने बोला कि ठीक है, आपको पैसा तो बचाना ज़्यादा पड़ेगा, कंट्रोल करेंगे हम लोग तुमको, लेकिन CRR में थोड़ा कम कंट्रोल करेंगे, SLR में ज़्यादा कंट्रोल कर लेंगे। अब CRR और SLR में डिफरेंस क्या हो गया? CRR में आपको कुछ पैसा जो रिजर्व में रखना है वो कैश में ही रखना है, मतलब आप इसको इन्वेस्ट नहीं कर सकते कहीं पर। ये बैंक वालों के लिए प्योर लॉस है, इस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करते, ये प्योर लॉस है। लेकिन SLR का पैसा जो है बैंक वाले किसी लिक्विड एसेट्स में रख सकते हैं, लिक्विड एसेट्स में रख सकते हैं, तो मतलब वो एसेट्स थोड़ा बहुत तो रिटर्न देंगी, समथिंग कुछ अर्निंग तो होगी बैंक वालों को, एटलीस्ट इतनी तो होगी जितना इंटरेस्ट जहाँ पे करना है। अब मान लो गवर्नमेंट के एक बिल होते हैं, T बिल्स, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, गवर्नमेंट ही इशू करती है, उस पर बैंक गवर्नमेंट मान लो 8% ब्याज दे रही है, तो कम से कम वही खरीद के रख ली तो कम से कम 8% तो मिला, कुछ तो कमाई हुई। एटलीस्ट खाली पड़े होने से तो उस पैसे पर कुछ तो कमाई हो रही है। तो गवर्नमेंट ने इस पैसे को अलाउड कर रखा है कि आपको रिजर्व में तो रखना पड़ेगा, इसको आप लोन में तो नहीं दे सकते किसी को, लेकिन हाँ कि इन पैसों से कोई सिक्योरिटीज़ वगैरह खरीद सकते हो, और कौन सी सिक्योरिटीज़ खरीद सकते हो उसकी भी लिस्ट RBI ने दे रखी है। उन लिस्ट में से आप कोई भी सिक्योरिटी खरीद सकते हो, और उस पर जो भी अर्निंग होगी वो बैंक वालों आपके लिए अर्निंग है, एटलीस्ट आप लॉस होने से तो बच ही जाओगे। CRR में जो पैसा बचेगा वो तो पूरा का पूरा लॉस है, उसको तो कहीं पे इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते। तो फिर दोनों चीज़ें बैंक साथ में लेकर चलता है। अब RBI क्या करेगा? RBI को जब लगेगा, RBI को जब लगेगा कि मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा है, जब भी लगेगा RBI को मनी सप्लाई ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा? SLR के रेट जो होगा वो बढ़ा देगा। मतलब आप अभी 10% अपने पास बचा रहे थे, अब 20% बचाओ। तो अब मार्केट में जब SLR का रेट बढ़ेगा तो मतलब बैंक वालों को रिजर्व जो होगा वो ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। लोन बैंक वाले क्या देंगे? मार्केट में कम देंगे, और लोन जब कम देंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, इसका मतलब इन्फ्लेशन कम हो जाएगा और डिफ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। सीधी बात है। लेकिन जस्ट इसका उल्टा हो, अगर मनी सप्लाई मार्केट में कम करनी हो तो SLR के रेट क्या हो जाएंगे, और मनी सप्लाई कम करनी है मार्केट में, सॉरी मार्केट में मनी सप्लाई कम है, पहले कितनी थी? ज़्यादा थी, अब मनी सप्लाई कम है, तो SLR के रेट को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। इसकी वजह से बैंक वालों को रिजर्व कम बनाना पड़ेगा, इसकी वजह से बैंक वाले लोन ज़्यादा दे पाएंगे, और लोन ज़्यादा दे पाएंगे तो मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ेगी, इसका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा और डिफ्लेशन कम होने लगेगी। वही सेम लॉजिक है, जो CRR के साथ लॉजिक है वही SLR के साथ लॉजिक है। बस फ़र्क ये है कि बैंक वाले इस SLR का पैसा किसी लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बल्कि CRR का पैसा उन लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता। बातें समझ में आ रही हो तो बोलो हाँ। तो SLR का पैसा बैंक वालों के लिए थोड़ी बहुत कमाई होती है, बल्कि CRR का पैसा बैंक वालों के लिए कोई भी कमाई नहीं देता, वो बैंक वालों के लिए पूरा लॉस होता है। तो RBI क्या चाहेगा? बैंक वालों को नुकसान हो के फ़ायदा हो। बैंक वाले तो यही चाहेंगे, मतलब RBI तो यही चाहेगा, अब हमारे पोते हैं, बच्चे हैं, तो उनको नुकसान काहे के लिए करवाएं। तो बैंक वाला हमेशा ही बात करेगा, मतलब RBI हमेशा ही सोचेगा कि बैंक वालों का कम से कम नुकसान हो। तो वो बैंक वाले के लिए, मतलब RBI क्या करता है? RBI CRR को हमेशा ही कम रखता है,
CRR को हमेशा ही कम रखता है कि बैंक वालों को ज़्यादा पैसा अपने पास बचा कर ना रखना पड़े ताकि लॉस कम से कम हो। लेकिन SLR का रेट बढ़ा के रखता है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है तो SLR से कर सकते हैं। तो ये दो टूल्स हैं जिससे SLR और CRR, जिससे RBI करता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। दोनों चीज़ों को एक साथ ऐसे देख सकते हैं। फिर से मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूँ इस चीज़ समझाने के लिए, इतने डिटेल में कोई समझाता नहीं है 12th क्लास में, बस हमारे लिए लॉजिक बेसिकली समझा दिया, ऐसा होता है ऐसा होता है बस। इसलिए मैं आप लोगों को डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि आपके डाउट पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। CRR और SLR, अगर इन दोनों के रेट बढ़ा दिए जाएंगे, अगर इन दोनों के रेट बढ़ा दिए जाएंगे तो बैंक वालों को अपने पास रिज़र्व भी बढ़ाने पड़ेंगे। अगर रेट बढ़ेगा, अगर इन दोनों के रेट बढ़ेंगे तो रेट भी बढ़ेगा, मतलब रेट बढ़ेगा तो रिज़र्व भी बढ़ाना पड़ेगा, और रिज़र्व बढ़ाना पड़ेगा तो क्या होगा, बैंक वाले आगे लोन का अमाउंट जो दे पाएंगे वो कम दे पाएंगे, जिसकी वजह से मार्केट में मनी सप्लाई जो होगी वो कम हो जाएगी, और मनी सप्लाई कम होने की वजह से मार्केट में इन्फ्लेशन कम हो जाएगा क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होगा, और धीरे 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 डिफ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसका जस्ट ऑपोजिट चलेगा। इसका ऑपोजिट क्या किया जाएगा, अगर ये रेट कम करेंगे तो रिज़र्व कम मेंटेन करना पड़ेगा, और जब रिज़र्व कम मेंटेन करना पड़ेगा तो लोन ज़्यादा दे पाएंगे, और जब लोन ज़्यादा दे पाएंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी, और जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा और डिफ्लेशन कम होगा। यह काम किया जाएगा इसके अंदर। तो ये बात आपको दोनों क्लियर होगी। अब देखते हैं कि एक्चुअल में रेट चल क्या रहा है, एक्चुअल में रेट क्या चल रहा है। देख लीजिए क्या बोले थे, 3%, 18%, क्या बोले थे। RBI क्या करता है, गेम खेल देता है ना। आज की डेट में बैंक के लिए RBI ने CRR का रेट रखा है 3%, मतलब सिर्फ टोटल डिपॉजिट का 3% बैंक वालों को अपने पास बचाना है, और टोटल डिपॉजिट का SLR की फॉर्म में, कैश में नहीं लेकिन लिक्विड एसेट्स में रखना है 18%। अभी भी ये रेट कम किए हैं, पहले आमूमन जो रहता था ये 4% के करीब रहता था, और ये 19.75%, लगभग 20-21 के आसपास रहता था। अभी ये दोनों रेट कम किए थे। अब बताओ दोनों रेट को कम करने के पीछे लॉजिक क्या रहा होगा, मार्केट में लोगों के पास पैसा नहीं था तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट में पहुंचाना, ये ऑब्जेक्टिव था RBI का। तो आज की डेट में 3% और 18%, लॉजिक लेके चले तो राउंड फिगर कर दें, तो राउंड फिगर क्या करें, सीधे ही 21% बैंकों को अपने पास बचा कर रखना पड़ता है। तो अगर आप आज की डेट में 1 लाख रुपया बैंक के पास डिपॉजिट करते हो तो बैंक इस डिपॉजिट का एक हिस्सा अपने पास रिज़र्व में रखेगी और एक हिस्सा लोन की फॉर्मेट में देगी। रिज़र्व में उसे कितना रखना पड़ेगा, 21,000 रुपये रखना पड़ेगा। 21,000 रुपये में से जो 3,000 होंगे वो कैश में होंगे, और 18,000 रुपये की कोई सिक्योरिटीज़ जो है बैंक खरीद सकता है, कोई सिक्योरिटीज़ को बैंक खरीद सकता है, उसमें इन्वेस्ट कर सकता है, थोड़ी बहुत कमाई वहाँ से कर सकता है, और बाकी जो 79,000 है इसको बैंक क्या कर सकता है, आगे लोन दे सकता है। अब बैंक वालों को ये रेट कम रखने पड़ रहे हैं, मान लो ये 25% होता तो जहाँ पे पैसा ज़्यादा बचाना पड़ता, मार्केट में लोगों के पास पैसा कम पहुँचता, जैसे आमूमन पहले रहता था। लेकिन आज की डेट में ये रेट को कम रखा गया है ताकि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पहुँचे और मार्केट में क्या की जाए, मनी सप्लाई को बढ़ाया जाए, डिफ्लेशन को कम किया जाए, और इन्फ्लेशन थोड़ा थोड़ा क्रिएट हो रहा है, जिस वजह से थोड़ा थोड़ा नहीं काफ़ी क्रिएट हो गया है, अब कंट्रोल करने की ज़रूरत आ गई है, इतना हो गया है। तो मेरे हिसाब से आपको ये दोनों टूल्स पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। दोनों टूल्स का क्या मतलब था, पूरी तरह से क्लियर हो गए। अब बात चलती है दो और टूल्स की। मैंने दो टूल्स के बारे में बता दिया, CRR और SLR।
दो और टूल हैं आरबीआई के, एक होता है बैंक रेट और दूसरा होता है रेपो रेट। एक होता है बैंक रेट, एक होता है रेपो रेट। बैंक रेट में क्या होता है, बैंक रेट के अंदर और रेपो रेट के अंदर, दोनों ही रेट के अंदर एक ही कंडीशन है। जैसे वहाँ पे था ना पैसा बचा के रखना, दोनों में यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। आपको पता है फादर एंड मदर ऑफ ऑल द बैंक्स आरबीआई, और फिर ये इनके नीचे जो आए एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, इलाहाबाद बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, विजया बैंक हो गया, देना बैंक हो गया, एक्सेट्रा फलाने जितने भी बैंक हैं, हज़ारों बैंक हैं, ये सब आरबीआई के अंडर में काम कर रहे हैं, मतलब इनके नीचे हैं। दिस ऑल आर द फैमिली ऑफ आरबीआई, बच्चास ऑफ आरबीआई। अब तुम लोग अपने हिसाब से सोच लो कि अगर तुम्हें ज़िंदगी में कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है आज के डेट में, तो तुम किसके पास जाते हो मंगाने के लिए? अब ये मत बोलना से दोस्तों के पास जाते हैं, बचपन से तो दोस्तों से नहीं मंगा रहे हो, बचपन से किससे मंगा रहे हो? पापा से मंगा रहे हो। तो वैसे ही इन लोगों को अगर कभी लोन की ज़रूरत पड़ती है तो आरबीआई क्या करता है, इन लोगों को लोन देता है। आरबीआई क्या करता है, इन लोगों को लोन देता है, बिल्कुल लोन देता है। और ये लोग क्या करते हैं, आरबीआई से वही लोन लेकर उसी लोन के पैसे को हम लोगों में लोन की फॉर्म में दे देते हैं। हम लोगों को वहीं से पैसा लेकर वही लोन हम लोगों को दे देते हैं। हम ही लोगों को वो लोन दे दिया, समझ आ रहा है? तो हम लोगों को वो लोन दे दिया। अब वही लोन जब हमें मिला तो हमने क्या किया, उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट दिया। हम लोग इंटरेस्ट देते हैं ना, बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो क्या आरबीआई इनसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता है? जो लोन आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को देता है, उस लोन पर कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। उस बैंक लोन पर, जो लोन कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से लिया है, उस लोन पर कमर्शियल बैंक को आरबीआई को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और जो वो इंटरेस्ट का रेट होता है, उस रेट को या तो बैंक रेट बोलते हैं या रेपो रेट बोलते हैं। जब भी कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है तो उस लोन पर कमर्शियल बैंक को आरबीआई को देना पड़ता है इंटरेस्ट, और उस इंटरेस्ट को या तो बैंक रेट का नाम देते हैं या फिर रेपो रेट का नाम दिया जाता है। या तो बैंक रेट का नाम दिया जाता है या रेपो रेट का नाम दिया जाता है। अब आपको मुझे बताना है कि बैंक रेट कौन सा रेट कितने टर्म के लिए होता है और रेपो रेट कितने टर्म के लिए होता है। देखो, रेपो रेट होता है शॉर्ट टर्म के लिए, फॉर लेस देन 1 ईयर, और बैंक रेट होता है लॉन्ग टर्म के लिए, फॉर मोर देन 1 ईयर। तो 1 साल के कम के लिए कोई पैसा लिया जाता है तो उस पर रेपो रेट देना पड़ता है आरबीआई को, कमर्शियल बैंक्स को। आरबीआई को देते हैं कमर्शियल बैंक रेपो रेट। अगर शॉर्ट टर्म के लिए कमर्शियल बैंक्स ने कोई पैसा आरबीआई से लिया है 1 साल से कम के लिए, और उस पैसे पे जो ब्याज देना पड़ेगा, उस ब्याज को रेपो रेट बोलेंगे। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई पैसा कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से लिया है, उस रेट को बैंक रेट बोला जाएगा, जो ब्याज उस पर दिया जाएगा। दोनों ही रेट समझ में आ गए? अच्छा, बैंक रेट और रेपो रेट। लोन दे रहा है आरबीआई कमर्शियल बैंक को, और कमर्शियल बैंक उस पर इंटरेस्ट दे रहा है आरबीआई को। सीधी बात है, ऐसा चल रहा है। चलने तो फिर, तो ये मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करता है? अब दोनों को ही एक साथ लिखते हैं, रेपो रेट फॉर शॉर्ट टर्म, बैंक रेट फॉर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म
एंड लॉन्ग टर्म। अगर आरबीआई इन रेट को, दोनों के रेट को बढ़ा देता है, एग्जाम्पल के लिए अभी अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं 1 लाख रुपए का, तो कमर्शियल बैंक को इस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मान लीजिए दोनों अलग अलग हैं लेकिन मान के चलते हैं 10%, तो कमर्शियल बैंक को 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो साल का 10,000 रुपया देना पड़ेगा इंटरेस्ट के फॉर्म में। अच्छा, तो कमर्शियल बैंक आगे इसी पैसे को लोन देंगे, कमर्शियल बैंक आगे इसी पैसे को लोन देंगे। तो मुझे बताओ कि कमर्शियल बैंक 10% से ज़्यादा पे देंगे कि कम पे देंगे? किस कंडीशन में कमर्शियल बैंक 10% से ज़्यादा कम पे देंगे? किसी भी कंडीशन में नहीं। कमर्शियल बैंक बेवकूफ़ नहीं है, वो लोग प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहे हैं, उनको प्रॉफिट चाहिए। तो वो अगर 10% के रेट पर लोन लेंगे तो वो आगे जब लोन देंगे तो जहाँ तो 15% या 20% पे देंगे, क्योंकि उनके खुद के भी तो खर्चे हैं, उनके खुद भी खर्चे। तो वही 1 लाख का लोन कमर्शियल बैंक हम लोगों को दे देगा, और मान लो हमें दिया उसने 20% पर, तो हम लोग ब्याज कितना देंगे कमर्शियल बैंक को? 20,000 रुपया, और उसमें से 10,000 कमर्शियल बैंक अपना प्रॉफिट काटेगा, और 10,000 रुपये किसके पास जमा कर देगा? आरबीआई के पास जमा कर देगा। अगर ये रेट 10% से 30% कर दिया जाए तो बैंक वालों को ये लोन महंगा मिलेगा। तो जब बैंक वालों को लोन महंगा मिलेगा तो तुम लोग लोगे क्या? तुम लोग भाड़ में जाओ। 50% पर कौन लोन ले रहा है? 40% पर कौन लोन ले रहा है? मतलब तुम अगर 1 लाख रुपया ले रहे हो तो अगले साल तुम्हें 1,40,000 देने पड़ेंगे तुरंत ही, 40,000 ब्याज 1 साल के अंदर। इतना कौन लेगा? इतना महंगा लोन भैया हमें तो नहीं चाहिए। तो लोग बिल्कुल लोन नहीं लेंगे। तो जब रेट बढ़ा दिए जाते हैं, जब बैंक रेट और रेपो रेट, जब ये दोनों ही रेट्स को बढ़ा दिया जाता है, तो लोन का जो अमाउंट होता है, लोन जो मिलता है वो क्या हो जाता है? कॉस्टली हो जाता है। लोन कॉस्टली हो जाता है और लोग फिर लेस बोरो करते हैं, लोग कम बोरो करते, कम उधारी पर लेते हैं। और लेस बोरो का मतलब है मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और मनी सप्लाई कम होने का मतलब इन्फ्लेशन का कम होना और डिफ्लेशन का धीरे धीरे बढ़ना। और इसका जस्ट ऑपोजिट हो सकता है। बैंक बोले भैया ले जाओ हमसे जितना लोन लेना है, आरबीआई बोले बैंक वालों से जितना लोन लेना ले जाओ, रेट लगेगा मात्र 5%, बहुत कम लगेगा। तो फिर कमर्शियल बैंक क्या करेगा? लोन उसके लिए क्या पड़ेगा? चीपर, सस्ता पड़ेगा। और जब उसे सस्ता पड़ेगा तो वो हमें भी सस्ता देगा। तो हम लोग क्या करेंगे? मोर बोरो। और जब हम लोग ज़्यादा बोरो करेंगे तो मार्केट में क्या होगा? मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी। मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा और डिफ्लेशन कम हो जाएगा। तो मनी सप्लाई को कंट्रोल कैसे करते हैं? बैंक रेट और रेपो रेट से। तो अब देख लेते हैं बैंक रेट और रेपो रेट कितना है। बैंक रेट है 4.2%, रेपो रेट है 4%। ये रहा आंसर। बैंक रेट है 4%, रेपो रेट है 4.25%। अब इतना पैसा उल्टा लिख दिया। बैंक रेट है 4.2% और रेपो रेट है 4%। ये कौन सा वाला? लॉन्ग टर्म वाला है। ये कौन सा है? शॉर्ट टर्म वाला है। समझ में आ गया? अगर कल के दिन यही रेट 10% कर दिए तो बैंक वालों को लोन बहुत महंगा मिलेगा, बैंक वाले हमें भी लोन महंगा देंगे, तो हम लेंगे ही नहीं, बहुत कम मनी सप्लाई हो जाएगी। और कल के दिन अगर इन्हीं रेट को और कम कर दिया जाता तो बैंक वालों को सस्ता मिलेगा, तो बैंक वाले हमें भी सस्ता देंगे, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे। तो यहाँ तक की कहानी तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है, क्लियर हो जाती है, क्रिस्टल क्लियर। तो 4 टूल्स जो मैंने बताए उसमें से आपको CRR पता चल गया, SLR पता चल गया, रेपो रेट पता चल गया और बैंक रेट पता चल गया। अब एक और है रिवर्स रेपो रेट। कई बार कमर्शियल बैंक उल्टा भी पापा को लोन दे देते हैं। कई बार कमर्शियल बैंक लोन दे देते हैं आरबीआई को, और आरबीआई उस लोन पर जो इंटरेस्ट पे करेगा वो कौन सा करेगा? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट। अच्छा, इसको भी मनी सप्लाई के लिए कंट्रोल किया जा सकता है। अगर RRR का रेट बढ़ा दिया जाए, मतलब ब्याज तो मिलेगा, और ब्याज अगर बढ़ा दिया जाए तो कमर्शियल बैंक अपना पैसा कहाँ पर डिपॉजिट करेंगे?
आरबीआई के पास। अब कमर्शियल बैंक के पास पैसा रहेगा ही नहीं, तो मार्केट में वो लोग लोन नहीं दे पाएंगे, और जब लोन नहीं दे पाएंगे तो मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगी, और मार्केट में इन्फ्लेशन कम होना शुरू हो जाएगा, डिफ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो? तो आरबीआई क्या करता है, जब भी उसे मार्केट में मनी सप्लाई को कम करना होता है तो वो अपना रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई को उधार दे दें। तो ज़्यादा पैसा अगर कमर्शियल बैंक का आरबीआई के पास पहुंच गया मार्केट में, तो वो पैसा पहुंचे ही नहीं, तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाती है। बल्कि अगर रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया जाए, बहुत कम कर दिया जाए, तो बैंक वालों को पता है पापा को पैसा देने से कोई फ़ायदा नहीं है, ब्याज व्याज कुछ मिलता नहीं है, इससे अच्छा अपने पास पैसा बचा कर रख लो, जब किसी दूसरे को दे देंगे। तो बैंक वालों के पास अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, बैंक वाले लोन ज़्यादा देते हैं मार्केट में, और लोन ज़्यादा देते हैं, जब रिवर्स रेपो रेट कम होता है तो मार्केट में लोन ज़्यादा मिलता है, मनी सप्लाई बढ़ती है मार्केट में, डिफ्लेशन कम होता है और इन्फ्लेशन बढ़ता है। ये है सबकी कहानी। और ये सारे थे कौन से 4 तरीके, इन सभी तरीकों को हम लोग नाम देते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स। ये जो मैं बात कर रहा था ये हैं क्वांटिटेटिव टूल्स। अब बात करनी है हमें क्वालिटेटिव टूल्स की। क्वालिटेटिव टूल्स कौन से होते हैं? अब क्वालिटेटिव टूल्स में मैं 2-3 आपको बता देता हूँ, 3 ही है, मॉरल रिक्वायरमेंट, मॉरल्स, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुजेशन और क्रेडिट रेशनिंग। एक एक करके मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ, ये सलाह मशवरा वाले हैं, इसमें कुछ रेट वेट कुछ नहीं है, बस सलाह वगैरह देना है, थोड़ा सा टेक्निकल बिल्कुल नहीं है। एक तो मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये कौन सा है? ये है क्वालिटेटिव मार्जिन रिक्वायरमेंट। मान लीजिए मुझे कोई लोन की ज़रूरत है, मैं एक कस्टमर हूँ, मुझे कमर्शियल बैंक से लोन लेना है, और जब मैं कमर्शियल बैंक के पास लोन लेने जाऊँगा तो बोलेगा भैया तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी है? मैंने बोला हाँ मेरे पास एक पीस ऑफ लैंड है। बोले कितने की है ये पीस ऑफ लैंड? मैंने बोला इस पीस ऑफ लैंड की मार्केट में कीमत है 10 लाख रुपए। बोला ठीक है, अगर तुम्हें लोन चाहिए तो इस 10 लाख की ज़मीन को हमारे पास गिरवी रखना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो कितने का लोन दे दोगे? मैंने बोला कि 10,000 रुपया अगर मैं गिरवी रख रहा हूँ, मतलब 10 लाख रुपए की ज़मीन अगर मैं तुम्हारे पास गिरवी रख रहा हूँ, तो मुझे लोन कितने का दोगे? कितने का अमाउंट सेक्शन करोगे? तो बोले हम 30% का मार्जिन लेकर चलते हैं, कल के दिन तुम्हारी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम ज़्यादा होगी, मान लो कम हो गई और तुम भी टपक गए, तो हमारा पैसा तो वैसे भी कम मिलेगा, तो हम मार्जिन लेके चलते हैं, हम आपको 7 लाख का लोन देंगे। तो ये 30% या 3 लाख का जो लोन नहीं दिया एक्स्ट्रा, ये था बैंक वालों का मार्जिन, जो बैंक वाले अपनी सेफ्टी के लिए लेकर चलते हैं। जैसे मान लो ये ज़मीन ना होती, ये गोल्ड होता, 10 लाख रुपए का मैं गोल्ड रख रहा होता, तो बैंक वालों के सामने रिस्क था ना कि हो सकता है उस गोल्ड की वैल्यू फ्यूचर में कम हो जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कम हो जाएगी? 10 लाख से 7 लाख पहुंच जाएगी। और अगर उस गोल्ड की वैल्यू कम हो गई और ऊपर से वो सामने वाला बंदा भी टपक गया, तो बैंक वालों को नुकसान नहीं हो जाता? इसलिए बैंक वालों ने लोन ही नहीं दिया 10 लाख का। बोले भले ही तुम 10 लाख का रख दो, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम होकर वो 7 लाख का पहुँच जाएगा, और बस अगर 7 लाख का भी पहुँचा तो हमने तो लोन ही 7 लाख का दिया ना, बाकी बस। तो ये क्या है? ये मार्जिन है। बैंक वाले 30%, 20%, 10% का मार्जिन लेकर चलते हैं। अब ये मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना लेना है, ये आरबीआई सिर्फ सजेस्ट करता है। आरबीआई ने मान लीजिए सजेस्ट किया 20%, आप मार्जिन कितना लेके चलिए? 20% का मार्जिन लेके चलिए। तो बैंक वालों के पास ऑप्शन होता है 20% इसमें प्लस और 20% माइनस कर सकते हैं, मतलब 0 से लेकर 40% के बीच में उसमें फ्लक्चुएट कर सकते हैं। 20% तक का मार्जिन इनके पास रहता है, मतलब अपने पास खुद के अधिकार हैं बैंक वालों के कि अपने हिसाब से भी इसको दे सकते हैं। तो सिर्फ आरबीआई क्या देता है? सजेशन देता है कि भैया ऐसा ना करो, ऐसा करो कि मार्जिन ज़्यादा लेके चलो। अब आरबीआई जब बोलेगा कि मार्जिन ज़्यादा लेकर चलो, तो इसका मतलब है लोन कम मिलेगा, और लोन कम मिलेगा तो मनी सप्लाई कम रहेगी। और जब आरबीआई बोलेगी मार्जिन कम लेके चलो तो लोन ज़्यादा मिलेगा, इसका मतलब मनी सप्लाई ज़्यादा रहेगी। एक और काम किया जाता है, एक और काम किया जाता है जिसको हम लोग नाम देते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब क्या होता है, कुछ कागज़ के टुकड़े होते हैं खुद के, किसके? कमर्शियल बैंक के, कमर्शियल बैंक के नहीं, आरबीआई के। कुछ कागज़ के टुकड़े होते हैं
और उस कागज़ के टुकड़े की कीमत डिसाइड कर ली, मान लो 25,000 रुपये है। उस कागज़ की कीमत के टुकड़े की कितनी है? 25,000 रुपये की कीमत है। अब ऐसे आरबीआई ने 1,000 टुकड़े छपवा रखे हैं और बोल रहा है आरबीआई कि जो इस 25,000 के टुकड़े को खरीदेगा उसको सिर्फ 20,000 रुपये देने पड़ेंगे और 8 महीने तक अपने पास रखना पड़ेगा। 8 महीने बाद हम आपको 25,000 रुपये पूरा का पूरा पे करेंगे, आप हमें ये कागज़ का टुकड़ा वापस कर देना। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कहलाती हैं, जिसको ट्रेजरी बिल्स भी बोलते हैं। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं या ट्रेजरी बिल्स भी होते हैं इनको। तो ये कागज़ के टुकड़े जैसे शेयर इशू करके पैसे इकट्ठा करते हैं, वैसे ही अब क्या कर रहा है गवर्नमेंट, इन ट्रेजरी बिल्स को इशू करके पैसे इकट्ठा कर रही है। जब भी मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाना होगा, जब भी मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाना होगा, नहीं पहले कम करने की बात करते हैं, जब भी मार्केट में मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा तो आरबीआई क्या करेगा, इन ओपन मार्केट ऑपरेशन में अपनी सिक्योरिटीज़ को मार्केट में सेल कर देगा। जैसे ही ये सिक्योरिटीज़ मार्केट में सेल करेगा तो लोग इन सिक्योरिटीज़ को खरीदेंगे और लोगों का पैसा किसके पास पहुंच जाएगा? आरबीआई के पास पहुंच जाएगा और आरबीआई से कागज़ के टुकड़े पहुंच जाएंगे लोगों के पास। अब इस कागज़ के टुकड़े का क्या कर लोगे? रखे रहो अपने पास। पैसा तो जो था रोकड़ा वो तो आरबीआई के पास पहुंच गया, मार्केट से मनी सप्लाई कम हो गई, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। अच्छा, अब पैसा इकट्ठा करना है, मतलब पैसा बढ़ाना है मार्केट के अंदर, इकट्ठा तो कर लिया, पैसा बढ़ाना है तो इन्हीं सिक्योरिटीज़ को क्या करेगी आरबीआई? वापस खरीदना शुरू कर देगी। बोले भैया अपना वो कागज़ का टुकड़ा वापस ला दो और ये अपना 25-25 हज़ार रुपये ले जाओ। मार्केट में 25-25 हज़ार रुपये जब आ जाएगा तो लोगों के पास मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ऐसी ओपन मार्केट में अपनी सिक्योरिटीज़ को बेच कर या खरीद कर आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। अगर ओपन मार्केट ऑपरेशंस में सिक्योरिटीज़ को सेल किया जाता है तो पैसा पब्लिक का आरबीआई के पास पहुंच जाता है और मनी सप्लाई कम हो जाती है। और मार्केट में ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिक्योरिटीज़ को अगर परचेज़ किया जाता है तो लोगों के पास पैसा वापस आ जाता है और मनी सप्लाई बढ़ जाती है। ये एक और है। और एक था, बाकी तो ऐसे ही हैं, 2 दिन ऐसे ही समझा देते हैं, क्रेडिट रेशनिंग। मॉरल सजेशन, मॉरल सजेशन का मतलब यही है कि एडवाइस देना। मॉरल सजेशन का मतलब ये है कि आरबीआई टाइम टू टाइम पर एडवाइस देता रहता है कमर्शियल बैंक्स को कि लोन मत दीजिए या फिर लोन ज़्यादा दीजिए, जैसी कंडीशन होती है उस हिसाब से गाइड करता रहता है। सजेशन मतलब वहाँ पे वो गाइड, दिस कॉम्बिनेशन इज द प्रेजेंस ऑफ एंड प्रेशर दैट सेंट्रल बैंक अप्लाइज ऑन अदर बैंक इन ऑर्डर टू गेट दैम एक्ट इन ए मैनर इन लाइक विद दिस पॉलिसी। मतलब यह यहाँ पर आरबीआई कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाता है कि जिसकी वजह से वो सेंट्रल बैंक को, कमर्शियल बैंक्स को ये कहता है कि आप जैसी मेरी पॉलिसीज़ हैं उसके हिसाब से काम करिए। यहाँ पर बैंकों को वो कुछ ऐसे टूल्स दे देगा, बैंकों को ऐसी चीज़ें बता देगा कि भैया आपको इतना लोन नहीं देना है, आपको इतना लोन देना है, इतना लोन नहीं देना है। तो इस हिसाब से भी वो कंट्रोल कर लेता है मनी सप्लाई। डायरेक्ट कंट्रोल इसको बोलते हैं। डायरेक्टली सीधे सीधे बोल रहा है आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन नहीं देना है। सीधी बात है, लोन नहीं मिलेगा लोगों को तो सीधी बात है पैसा ही नहीं मिलेगा। एक और तरीका होता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट, अब मॉरल सजेशन दिया तो पूरी इकोनॉमी में ही पैसा नहीं गया। अब मान लो आरबीआई चाहता था कि लोन ना जाए, आरबीआई चाहता था कि मार्केट में लोन ना जाए, लेकिन आरबीआई चाहता था सिर्फ लोन ना जाए सर्विस सेक्टर के अंदर, क्योंकि सर्विसेज बहुत महंगी हो रही है। लेकिन लोन चला जाए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, वहाँ पर प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना है और सर्विस सेक्टर को कम करना है। तो अब इस सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के अंदर क्या होगा, आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को ऑर्डर देगा, अगर कोई लोन लेने आ रहा है इस पर्पज़ से, मैन्युफैक्चरिंग के पर्पज़ से, तो उसे लोन ज़्यादा दे दो, और कोई व्यक्ति सर्विस सेक्टर के पर्पज़ से लिए लोन लेने आ रहा है तो उसको लोन मत कम दो। तो एक रेशो बना दिया जाता है कि किस सेक्टर को लोन कितना देना है और किस सेक्टर को कितना लोन नहीं देना, कितना टारगेट है इस सेक्टर को लोन देने का, कितना टारगेट है उस सेक्टर को लोन देने का। तो इस तरीके से भी मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। तो ये कुछ टूल्स हैं जिसके वजह से आरबीआई क्या करता है, अपनी मनी सप्लाई को कंट्रोल कर पाता है। और लास्ट में एक टॉपिक बचता है बस, फिर आपका वो है डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। ये आपके बुक में दिया गया है, आपको खुद से प्रिपेयर करना है इसको और अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। अब इस चैप्टर में आपको बताने लायक और कोई भी चीज़ नहीं रही, सारी चीज़ें जो थी इस चैप्टर की वो मैंने आपको कवर कर दी हैं। तो अब मुझे जो बताना है वो ये है कि आप अभी तक जो ये लेक्चर देख रहे थे, ये देख रहे थे अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर।
जैसा अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल है वैसे अनअकैडमी का ऐप भी है और वेबसाइट भी है, तो आप गूगल कर सकते हैं। अनअकैडमी को इंडिया की सबसे बड़ी एजुकेशनल कंपनी है। यहाँ पर आप में और भी अच्छे से डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत ही अच्छे से एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स जो पढ़ा रहे होते हैं। तो मेरा नाम भारत अनुरागी है और मैं भी अनअकैडमी का एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। 11th एंड 12th क्लास के बच्चों को कॉमर्स पढ़ाता हूँ, ये मेरी क्वालिफिकेशन है, ये मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। अनअकैडमी पर आज का डाउट फीचर फ्री है, आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं, जब चाहे तब डाउट पूछ सकते हैं। आपको मैचेस, एग्जैक्ट मैचेस दिए जाएंगे डाउट्स के। डाउट पूछने के लिए ऐप पर जाना पड़ेगा आपको। ऐप पर जाने के लिए आज का डाउट पर क्लिक करना पड़ेगा इस जगह पर, और आज का डाउट पर क्लिक करने के बाद फिर आपको अपने डाउट की फ़ोटो सेलेक्ट करके अपलोड कर देनी। बस वहाँ पे आपको वीडियो क्वालिटी में सॉल्यूशन दिया जाएगा। अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के फीचर आपको पता ही होंगे। एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, आप ऑल एजुकेटर से पढ़ सकते हो, ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो, ऑल क्लासेस अटेंड कर सकते हो, ऑल बैचेस अटेंड कर सकते हो, जितने भी बैचेस चलेंगे वो सारे के सारे अटेंड कर सकते हो विद जस्ट वन सब्सक्रिप्शन। मतलब एक सब्सक्रिप्शन से आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लें और कोड यूज़ करें बी अनुरागी लाइव। ये कोड आपको मदद करेगा 10% का डिस्काउंट दिलवाने में। तो अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। इसमें आपको अनअकैडमी प्लस के सारे बेनिफिट्स तो मिलते ही हैं, साथ में आइकॉनिक में आपको पर्सनल मेंटर भी मिलता है, स्टडी प्लानर भी मिलता है, आपको रेगुलर गाइडलाइंस भी मिलती हैं। ये सब यहाँ पे मिलता है। पर्सनल मेंटर, पेरेंट्स कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन की कीमत वही थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, और यहाँ पर कोड यूज़ करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी पर ये कोड नोट कर लीजिए, आपको बहुत काम आने वाला है डिस्काउंट लेने के लिए। और मेरी बहुत सारी फ्री क्लासेस होती हैं अनअकैडमी पर, उन फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए भी आपको इस कोड को यूज़ कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, आज ही लीजिए सब्सक्रिप्शन और अपनी स्टडी को एक कदम आगे ले जाइए। तो मेरे हिसाब से आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए फिर आज के इस सेशन को हम लोग एंड करते हैं। फिर आप लोग को हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जिसमें हम लोग अगले चैप्टर को फिर से डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू।